हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया। और आज का वीडियो जो हम माइक्रोबायोलॉजी सीरीज के अंदर करने जा रहे हैं वो है बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बैक्टीरियल एनाटमी। तो अभी आप बैक्टीरियल ग्रोथ पढ़ेंगे। इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके रिटन वाइवा एग्जाम के हिसाब से आपको काम आएंगी बहुत ज़्यादा, मैं सिर्फ उतना ही टू द पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। तो इसी तरीके से इसको फॉलो करते जाइए। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप या फिर तो खुद बना सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेरे दिए गए नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको मैं एक ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप पे। तो वहां से आपको नोट्स की पीडीएफ भी रेगुलरली मिलती रहेगी, ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या? बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ना बेटा जी दो टर्म्स आती हैं। एक तो आता है बैक्टीरियल ग्रोथ और एक आता है मल्टीप्लीकेशन। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा। नहीं है तो मैं बताता हूं। एक बैक्टीरियल ग्रोथ होता है और एक बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन होता है। दोनों चीजें अलग अलग है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि जैसे सपोज आपके पास एक बैक्टीरिया था, ठीक है ना? उसने डिवाइड किया, उसने दो बैक्टीरियाज बना लिए, फिर इसने डिवाइड किया, उन्होंने ये बना लिया। तो ये क्या चीज हो रही है? बैक्टीरिया नंबर में इंक्रीज कर रहा है। इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन, है ना? अगर बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स में ग्रोथ हो रहा, बैक्टीरिया इतना था फिर बैक्टीरिया इतना हो गया, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल ग्रोथ। समझ गए मेरी बात? तो दो अलग अलग चीजें हैं। सो व्हाट इज बैक्टीरियल ग्रोथ? देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा, अच्छे से समझिए। ऑर्डरली इंक्रीज इन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब कंपोनेंट्स का बढ़ना, बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ रहा है। अरे जब नंबर बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे? जब नंबर बढ़ेगा उसको कहते हैं हम लोग बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन। तो वो एक अलग टर्म हो जाती है। तो इंक्रीज इन द नंबर और जनरेशन ऑफ द बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन। समझे मेरी बात को? अरे समझे क्या? चलो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे डबलिंग टाइम या जनरेशन टाइम। ये क्या होता है भाई? देखो, बैक्टीरिया जब डबल होगा, मल्टीप्लाई करेगा, उसका नंबर बढ़ेगा, उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड डबलिंग टाइम। यानी बैक्टीरिया को अपने नंबर में डबल होने के लिए जितना समय लगेगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरिया, क्या टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरिया टू बिकम डबल इन नंबर अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ द ग्रोथ, है ना? बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए अगर आप ऑप्टिमम कंडीशंस में रख दोगे, है ना, तो उसको अपना नंबर डबल करने के लिए जितना समय लगेगा उस समय को हम जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं आपको है ना कुछ यहां पे एग्जांपल्स दूंगा कि जैसे जनरेशन टाइम ऑफ द ऑर्डिनरी बैक्टीरिया कितना होता है। कुछ डाटा आप याद रख लेंगे, 18 से 20 मिनट, है ना? बड़ा जल्दी 18 से 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, बड़ा तेज है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जनरेशन टाइम कितना होता है? देखो 18 से 20 घंटे। ये थोड़ा स्लो है ना? टाइम लगता है इसको, 18 से 20 घंटे का समय लगता है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री को कितना समय लगता है? 18 से 20 दिन। मतलब बहुत ज्यादा हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कुछ आप जनरेशन टाइम इनके याद रखेंगे। ऑर्डिनरी बैक्टीरिया का क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का 18 से 20 घंटे और माइकोबैक्टीरियम लेप्री का 18 से 20 दिन, है ना? अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे बताऊंगा जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली वाइवा में पूछा जाएगा या फिर एक्सप्लेन वाई वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको रिटर्न में भी आ सकता है, बट मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन सा है भाई? एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है ना जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो करता है ना? जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए ग्रोथ के लिए। तो ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्यों नहीं ग्रो कर पाता? समझ रहे हो मेरी बात? फिर से, क्यों एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाता? इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन हम लोग समझने पे जब चलेंगे तो हमें पहले ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म को देखना पड़ेगा। देखो, जब भी ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म होता है ना तो हमारे पास दो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कौन से दो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स? एक तो आपको दिख रहा है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और एक क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है, सुपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है? तो ये दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, ठीक है? और बैक्टीरिया को दो एंजाइम्स की जरूरत होती है इन दोनों मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना? H2O2 और फ्री रेडिकल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए बैक्टीरिया को दो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो एंजाइम है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, है ना?
सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज ये फ्री रेडिकल के लिए, सुपर ऑक्साइड O2- के लिए, और कैटलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है H2O2 का न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। तो ये दो एंजाइम कौन से, एक तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज फॉर सुपर ऑक्साइड और कैटलेज फॉर H2O2। तो हमें ये दो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है टू न्यूट्रलाइज, हमें नहीं, मतलब बैक्टीरिया को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया के पास क्या होता है, या फिर तो इनमें से एक एंजाइम मिसिंग होता है या दोनों मिसिंग होते हैं, ठीक है, कैटलेज और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, है ना, एक या दोनों एब्सेंट होते हैं। तो ये और न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे इन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को, तो इसीलिए ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रह सकते। समझ गए, एक स्टोरी है, स्टोरी क्या है कि ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म में हमारे पास दो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक तो सुपर ऑक्साइड और एक हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2। अब बैक्टीरिया को इन दोनों को न्यूट्रलाइज, ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए दो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड कैटलेज। और ये एंजाइम्स, एग्जांपल क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। तो ये एंजाइम्स मेजर ऑफ द बैक्टीरियाज के अंदर, जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं उनमें या फिर तो एक इनमें से एब्सेंट होता है या दोनों एक साथ एब्सेंट होते हैं। तो फिर इस वजह से न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाता, तो बैक्टीरिया रह ही नहीं पाता, बैक्टीरिया का काम तमाम हो जाता है। तो देयरफॉर दे कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए मेरी बात। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया की स्टोरी हो गई। उसके बाद हमने बैक्टीरियल ग्रोथ पढ़ा, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। अब हम देखते हैं बैक्टीरियल डेथ क्या होती है। मौत, भाई मौत का नंगा नाच, मौत क्या होती है, बैक्टीरियल डेथ। देखो, जब बैक्टीरिया आर इनकेपेबल ऑफ ग्रोइंग ऑन द सुटेबल मीडिया देन द बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड टू बी डेथ। मतलब बढ़िया आप आराम से माहौल बना के दे रहे हो बैक्टीरिया को कि ले कर करो, कर 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 करो, सुटेबल मीडिया दे दिया है, सारी कंडीशंस फेवरेबल है ग्रोथ के लिए, फिर भी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पा रहा, दैट मींस दैट बैक्टीरिया विल बी कंसिडर्ड टू बी डेड। दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल डेथ। समझ गए मेरी बात। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया ग्रो करता है ना, तो वो एक ग्रोथ कर्व से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल इजी है और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व और उसकी फेजेस। रिटर्न में क्वेश्चन आता है, वाइवा में आपको फेजेस के नाम पूछे जाते हैं, रिटर्न में तो आपको बढ़िया बनाना पड़ेगा ग्रोथ कर्व, है ना, तो यहां पे आपको वो मिलेगा। तो स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनोक्यूलेटेड इनटू लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम एंड बैक्टीरिया इज काउंटेड ऑफ फ्रीक्वेंट इंटरवल, है ना। आप क्या करेंगे, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देंगे और उसके बाद उनका नंबर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे हम काउंट करेंगे, ठीक है, और उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे और लॉग फॉर्म में करेंगे बाय पुटिंग लॉग नंबर ऑफ द सेल्स ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को देंगे, है ना, टाइम के हिसाब से बैक्टीरिया कितना नंबर में ग्रो कर रहा है, कितना बढ़ रहा है। समझ गए मेरी बात। तो आप देखिए वाई एक्सिस पे हमने लिया है लॉग नंबर ऑफ सेल्स, है ना, और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम, है ना। तो जब हमने एक बैक्टीरिया को लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा, तो जब हम फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे जब उसका नंबर काउंट करेंगे तो हमें कुछ फेजेस देखने को मिलेंगे। पहले होगा लैग फेज, सबसे पहले होगा लैग फेज, उसके बाद में बैक्टीरिया शू से ग्रो करेगा, लॉग फेज, उसके बाद में एक बार के लिए स्टेशनरी फेज आ जाएगा, है ना, अब ज्यादा नहीं ग्रो करेगा बैक्टीरिया, उसके बाद में आएगा डिक्लाइन फेज, उसके बाद में आएगा डिक्लाइन फेज। तो ये फेजेस आपको विद ग्राफ अच्छे से एक बार ध्यान में रखने हैं। अब हम ये चार फेजेस हमें मिल गए, अब एक एक करके इन फेजेस के बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम जान लेते हैं। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज, ठीक है। लैग फेज क्या होता है, लैग फेज इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरिया फॉर एडजस्टमेंट इन द बॉडी, ठीक है। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर या हमने ग्रो करने के लिए, जब मीडियम कुछ भी हो सकता है, या हम इसको आर्टिफिशियली देख सकते हैं या हम लोग लाइव वैसे देख सकते हैं कि जब बैक्टीरिया इन्वेड करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो उसको ग्रो करने के लिए अगर मीडियम मिल जाए तो वो टाइम है लैग फेज, जो बैक्टीरिया हमने एडजस्टमेंट में लगाता है, उसको जब हमने सुटेबल कंडीशंस में डाला, एडजस्ट होने के लिए उसको जितना टाइम लगता है तो वो हल्का हल्का ग्रो कर रहा होता है, लैग फेज, है ना। सो इट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरिया टू एडजस्ट, है ना। उसके बाद में यहां पर पता है क्या होता है, एक तो मल्टीप्लीकेशन नहीं होता यहाँ पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करता, उसकी साइज बढ़ सकती है, वो मल्टीप्लाई नहीं करता, और इसमें 1 से 4 घंटे की लैग फेज होती है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो एंटीबायोटिक्स हमारी सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन बी,
एम्फोटेरिसिन बी, ये इस फेज में बेटर एक्ट करती हैं। तो लैग फेज में कौन सी एंटीबायोटिक्स एक्ट करती हैं? मेम्ब्रेन पे जो काम करती हैं वो एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल एम्फोटेरिसिन बी, है ना। डिटर्जेंट, सोप और अदर सरफेस एक्टिंग एजेंट इस लैग फेज में अच्छे से काम करते हैं, जो सरफेस पे काम करते हैं। सरफेस एक्टिंग एजेंट्स इस फेज में बेटर काम कर पाते हैं। अगली फेज आती है लॉग फेज। तो लॉग फेज का क्राइटेरिया क्या है? यहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल का नंबर भी बढ़ता है और यहां पर सेल वॉल का एक्टिव सिंथेसिस होता है ना। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड करेंगे कि भाई अगर सेल वॉल का सिंथेसिस हो रहा है एक्टिवली, तो इस फेज के दौरान, लॉग फेज के दौरान, सेल वॉल इनहिबिटर जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इस फेज में बढ़िया काम कर पाएंगी, बीटा लैक्टेम्स वगैरह, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इस फेज के अंदर बहुत बढ़ जाती है, सेल वॉल प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा होता है और इस फेज में मल्टीप्लिकेशन भी होता है, सेल का नंबर भी बढ़ता है। तो दिस इज लॉग फेज। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि एंटीबायोटिक इस फेज में बेटर एक्ट करती है क्योंकि सेल वॉल की ग्रोथ इस फेज में एक्टिव रहती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया इज हाईएस्ट। यू हैव टू रिमेंबर इट, लॉग फेज में बैक्टीरिया का डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी हाईएस्ट होता है। और अगर इस समय ट्रीटमेंट नहीं किया गया डिजीज का तो आदमी में इंफेक्शन फैल जाएगा, सेप्टेसीमिया हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? लॉग फेज। उसके बाद अगली फेज कौन सी आती है? स्टेशनरी फेज। जो स्टेशनरी होती है, स्टैटिक होती है बिल्कुल। दैट इज क्राइटेरिया क्या होता है यहां पे? मल्टीप्लिकेशन रेट और डेथ रेट बराबर हो जाता है, मतलब जितना बैक्टीरिया बन रहा है उतना मर जा रहा है। तो बिल्कुल बराबर यहां पर स्टेशनरी फेज में नंबर और इंक्रीज नहीं देखने को मिलता, जितना आया उतना चला गया। सो नेट ग्रोथ जीरो हो गई, है ना। तो और इसीलिए इस ग्रोथ में एकदम स्टेशनरी रहता है ग्रोथ कर्व, ओके। उसके बाद में एक्सोटॉक्सिन इस फेज के अंदर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है डिक्लाइन फेज के टाइम पे, ओके, ठीक है जी। ये हमारी रह गई स्टेशनरी फेज। उसके बाद इस स्टेशनरी फेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है? यहां पे पहली इंपॉर्टेंस ये है कि यहां पे एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहां पे स्पोरुलेशन स्टार्ट हो जाता है ना, स्पोर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफर इनटू ग्राम नेगेटिव बाय इरोजन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव में ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो होती है उसका इरोजन हो जाता है। नॉर्मली ये थिक होती है। आपने एक मेरा जो लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपने डिफरेंस देखा होगा कि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोटी होती है और ग्राम नेगेटिव में बहुत पतली होती है, ठीक है। तो इसका इरोजन होने से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मोटी थी पहले पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, फिर इरोजन होके पतली हो गई, समझ गए। उसके बाद अगली फेज आती है डिक्लाइन फेज। इसका क्राइटेरिया क्या है भाई साहब? देखो डिक्लाइन फेज के अंदर क्या होता है? डेथ रेट ज्यादा हो जाती है, मतलब मर ज्यादा रहा है और मल्टीप्लिकेशन रेट जो है वो कम है डेथ रेट से। तो इसका मतलब ग्रोथ कर्व जो है वो नीचे जाता जाएगा, ग्रोथ नहीं होगी, है ना। विध्वंस, मौत का नंगा नाच चालू हो गया डिक्लाइन फेज में, डेथ फेज में, ठीक है। सो यहां पर होता क्या है? यहां पे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स फिर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और एंडोटॉक्सिन बहुत ज्यादा बनता है इस फेज के अंदर। तो एंडोटॉक्सिन एट सी डिप्थेरिया प्रोड्यूस्ड एट दिस फेज एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस, एक्सोटॉक्सिन बिल्कुल मैक्सिमम रेट में प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया डेवलप्ड रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। इस फेज में आकर के बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। तो एंटीबायोटिक सबसे बढ़िया कहाँ काम करती है? कौन सी फेज के अंदर काम करती है बताओ, कमेंट में बताओ भाई। आगे देखो, अब मैं आपके लिए दो क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, मैंने ये पढ़ा दिया है। विच फेज बैक्टीरिया, इन विच फेज ऑफ बैक्टीरिया शोज इट शोज मोर सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक? बताओ कौन सा फेज हुआ। उसके बाद में इन विच फेज बैक्टीरिया स्टार्ट एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन, अभी बोला था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर्स लिखो। कोई आपके डाउट्स हो तो बिल्कुल पूछने में झिझकाओ मत, है ना, लिख दो कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो भी अप्रिशिएट करो, उससे मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करके रखो। इससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरे थोड़े से नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है वीडियोस और ज्यादा क्रिएट करने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यूइंग दिस माइक्रोबायोलॉजी सीरीज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।